हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा इंसान भी इस दुनिया में गुजरा है जो जिंदा तो था लेकिन उसका दिल धड़कता नहीं था। या फिर क्या आप जानते हैं कि कार्स पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में आती हैं, तो फिर हमें पेट्रोल से चलने वाली बाइक्स क्यों दिखती हैं? अच्छा, क्या ये जानते हैं कि दलदल में फंसना कैसा होता है और इससे कैसे निकलते हैं? नहीं भी जानते तो जुड़े रहिए मेरे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि इन सवालों के जवाब के साथ साथ और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आ गया हूँ मैं आपको एक दफा फिर से चौंकाने के लिए। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये इनक्रेडिबल और ऑसम सफर। नंबर 1, दोस्तों, क्या आप भी और लोगों की तरह ही मानते हैं कि दलदल में फंस जाने के बाद आप जमीन में धंस जाते हैं और मदद न मिलने की सूरत में ये आपको निगल भी सकता है? अगर हाँ, तो आपको बता दूं कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, क्योंकि दलदल या फिर जिसे अंग्रेजी में क्विकसैंड कहते हैं, ये तब बनता है जब किसी जगह रेत में पानी की मिकदार ज्यादा हो जाती है और ये नमी रेत के जर्रों को आपस में टिके नहीं रहने देती और इसीलिए ऊपर खड़े होने पर आप नीचे की तरफ धंसने लगते हैं। हालांकि इसकी सतह ऊपर से देखने पर आपको सॉलिड लगेगी, लेकिन असल में ऐसी होती नहीं है। दोस्तों, खुदा न खास्ता अगर आप भी कभी दलदल में गिर जाएं, तो इस सूरत में घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आपको पूरी तरह से निगलने तो नहीं वाला और इससे निकलना भी इतना मुश्किल नहीं होता जितना हमें फिल्मों में दिखाया जाता है। शायद ही ये दलदल कुछ फुट से ज्यादा गहरे होते हैं, तो वहीं पर किसी ज्यादा गहरे दलदल में आप अपनी कमर से ज्यादा नहीं डूब सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी क्विकसैंड यानी कि दलदल से कम होती है। जहां क्विकसैंड की डेंसिटी लगभग 2 ग्राम्स पर मिलीलीटर होती है, वहीं ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी सिर्फ 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। इसी वजह से दोस्तों, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप दलदल में पूरा डूब जाएंगे, लेकिन हाँ, फंसने पर आप किसी लकड़ी वगैरह की मदद से बाहर निकल सकते हैं। आप इस बारे में पहले क्या सोचते थे? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आज कुछ भी नया सीखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। नंबर 2, दोस्तों, हम रोजमर्रा की जिंदगी में पेट्रोल और डीजल दोनों से चलने वाली गाड़ियां तो देखते ही हैं, लेकिन जब बात आती है बाइक्स की, तो भाई कोई भी बाइक ले ले, वो पेट्रोल से ही चलती है। डीजल की कोई बाइक शायद ही आपने कभी देखी हो, लेकिन हाँ, याद आया कि डीजल से चलने वाली रॉयल फील्ड के किस्से आपने जरूर सुने होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि डीजल से चलने वाली बाइक्स क्यों नहीं होती हैं? नहीं सोचा तो मैं बताता हूँ। दरअसल इसकी कुछ वजूहात हैं, जिनमें से सबसे बड़ी वजह यह है कि डीजल इंजन में पैदा होने वाला हाई प्रेशर। एक डीजल इंजन किसी पेट्रोल इंजन के मुकाबले में बहुत ज्यादा पावर और प्रेशर जनरेट करता है। इसी वजह से ये इंजन साइज में बड़े होते हैं। अगर इन्हें पेट्रोल इंजन की तरह हल्का बनाया जाए तो दोस्तों, ये अपने हाई प्रेशर की वजह से किसी सिलेंडर की तरह फट भी सकते हैं। हाई प्रेशर होने के साथ साथ ये पेट्रोल इंजन से महंगे भी होते हैं, जो कि किसी भी बाइक की सेल के लिए सही नहीं है। इसके अलावा डीजल इंजन के वाइब्रेशन, शोर और पोल्यूशन भी इसे एक बाइक के लिए सूटेबल नहीं बनाते हैं और इसीलिए दोस्तों, आपको डीजल इंजन की कोई भी बाइक सड़क पर देखने को नहीं मिलती। लेकिन हाँ, 90 की दहाई में रॉयल एनफील्ड ने भारत में टॉरस नाम की एक बाइक लॉन्च की थी, जिसकी आगे चल के प्रोडक्शन बंद हो गई थी, लेकिन आज भी इस बाइक को भारत के कुछ हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, दोस्तों, इंसान तब तक नहीं मरता जब तक उसका दिल धड़कता रहे और सांसें चलती रहें। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी रहा है जो कि जिंदा तो था मगर उसका दिल धड़कता नहीं था, तो शायद आप इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन दोस्तों, ये सच्ची कहानी है अमेरिका के मिस्टर लेविस की, जिनके दिल के आसपास कुछ प्रोटीन ब्लॉक हो गए थे और इनके दिल ने सही से काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर्स के मुताबिक क्रेग लेविस सिर्फ कुछ घंटों के मेहमान थे जब इनकी बीवी ने एक मुश्किल फैसला लिया। कॉन और फ्रेजियर नाम के 2 डॉक्टरों ने गाय के 38 बछड़ों पर आर्टिफिशियल हार्ट का सक्सेसफुल ट्रायल किया था और वो अब इसे इंसानों पर ट्राई करने के लिए तैयार थे। उन्होंने क्रेग के लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को 2 वेंट्रिकुलर असिस्ट से रिप्लेस कर दिया। अब ये रूटर ब्लेड्स क्रेग के दिल से ब्लड को तो मेंटेन कर पा रहे थे, लेकिन क्रेग का दिल धड़क नहीं रहा था। इसकी बीवी ने बताया कि इसकी छाती पर सर लगाने पर कोई भी धड़कन सुनाई नहीं पड़ती थी और ना ही मशीन कुछ आउटपुट देती थी, पर वो जिंदा थे। किसी भी और इंसान की तरह वो कुर्सी पर बैठ सकते थे, बात कर सकते थे और इसकी शुरुआती रिकवरी के बाद क्रेग की बीमारी किडनी और लीवर तक पहुंच गई, जिसके क्रेग बिना किसी पल्स के 1 महीने से ज्यादा जिंदा रहे। लेकिन फिर उनकी ऑर्गेनिज्म ने जवाब दे दिया और उनकी हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई। नंबर 4, दोस्तों, आप में से कई लोग तो क्रिकेट के शौकीन होंगे ही, इसलिए मैं आज आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए
आज मैं लेकर आया हूँ क्रिकेट की दुनिया में बिकने वाले सबसे महंगे बैट की कहानी। दोस्तों, क्या आपको याद है कि अप्रैल 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी ने जिस बैट से खेला था, आपको बताता चलूं कि ये कोई आम बैट नहीं था और ये बिका था रिकॉर्ड 1,21,00,000 रुपए में। 2011 में हुए लंदन में एक चैरिटी इवेंट के दौरान इसे RK ग्लोबल नाम की एक इंडियन फर्म ने ऑप्शन में खरीदा था। चैरिटी की चैरिटी हो गई और कलेक्शन की कलेक्शन। खैर, इस बैट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे महंगे बैट में दर्ज हो गया था। नंबर 5। दोस्तों, कैमरा की क्लिक साउंड वैसे तो सेटिस्फाइंग होती है, लेकिन बार बार पिक्चर क्लिक करने पर वो भी हमें परेशान करने लग जाती है। इसीलिए आमतौर पर हम अपने मोबाइल की कैमरा सेटिंग में जाकर इस शटर साउंड को ऑफ कर देते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान में रहने वाले लोगों के पास ये आज़ादी नहीं है। जानते हैं क्यों? दरअसल इसकी शुरुआत हुई क्योसिरा VP210 नाम के एक मोबाइल से, जो सन 1999 में जापान में लॉन्च किया गया था। इस फोन में एक डिसेंट क्वालिटी का कैमरा था, जिसने जापान के लोगों को उस वक्त इस दुनिया के उन पहले लोगों में शुमार कर दिया जिनकी जेब में एक कैमरा मोबाइल आ गया था। लेकिन दोस्तों, जैसे इंसान की फितरत है, किसी भी टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल के साथ साथ उसका मिसयूज भी हम बहुत जल्दी ही सीख जाते हैं। जापान में भी हुआ कुछ ऐसा ही। मेट्रो जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लड़कियों की चुपके से तस्वीरें खींची जाने लगी और इंटरनेट ने तो इसे और भी बढ़ा दिया। तब जापान की मोबाइल कंपनी डोकोमो ने फैसला किया कि मोबाइल मैन्युफैक्चरर को कैमरा से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी के साथ एक साउंड जोड़नी होगी और इसे साइलेंट करने का ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। इसे जापान में दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए एक मुहिम की तरह देखा गया और सभी मैन्युफैक्चरर्स ने इसको किया भी। और तब से दोस्तों, जापान में बिकने वाले हर मोबाइल फोन में कैमरा की साउंड आती ही आती है। एप्पल भी जापान के लिए ऐसे फोन बनाता है जिनमें कैमरा शटर साउंड म्यूट नहीं कर सकते। तो क्या समझे भाई? नंबर 6। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट पीक है। दुनिया भर के माउंटेनियर्स के लिए ये किसी चैलेंज से कम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं। नंबर 7। दोस्तों, किसी मूवी की शुरुआत में पर्दे पर लगे इस सर्टिफिकेट को तो हम सब ने देखा ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये फिल्म में दिखाते ही क्यों हैं, या फिर इन साइंस का मतलब क्या होता है? नहीं तो मैं अभी बताता हूँ। दोस्तों, हर फिल्म को मिलने वाला ये सर्टिफिकेट इंडिया का सेंट्रल बोर्ड देता है, जिसका पूरा नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है। दोस्तों, ये सेंट्रल बोर्ड ये तय करता है कि लोगों को टीवी और थिएटर में क्या दिखाया जा सकता है और क्या नहीं। किसी भी फिल्म को रिलीज करने से पहले सेंट्रल बोर्ड से ये सर्टिफिकेट लेना ही पड़ता है, जिसे फिल्म की शुरुआत में कुछ सेकंड्स के लिए दिखाना जरूरी होता है। दोस्तों, सेंसर बोर्ड की किसी भी फिल्म को रिलीज करने से पहले देखकर इसे UA और S जैसे अलग अलग सर्टिफिकेट देता है। जैसा कि अगर किसी फिल्म के सर्टिफिकेट पर आप इंग्लिश का U लेटर देखें तो समझ लें कि वो फिल्म हर उम्र के लोगों और बच्चों के लिए बनाई गई है। और वहीं पर अगर आपको यहाँ पर UA नजर आए तो आप समझ जाएं कि तो ये फिल्म 12 साल से छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ माँ बाप की निगरानी में। और अगर इस फिल्म सर्टिफिकेट पर आपको सिर्फ A दिखे तो समझ जाएं कि ये सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बनी है और बच्चे इसे ना देखें। वहीं पर कुछ स्पेशल फिल्म के लिए S सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है और ये फिल्म एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए बनी होती है, जैसे कि डॉक्टर, टेक्नीशियन वगैरह वगैरह। कैटेगरी के अलावा फिल्म से जुड़ी और भी बहुत मालूमात, जैसा कि फिल्म का नाम, इसकी जुबान, लेंथ, एप्लीकेंट का नाम, ये सब भी आपको इस सर्टिफिकेट पर देखने को मिल जाता है। अब किसी भी इंडियन फिल्म को देखने से पहले आप इसके सर्टिफिकेट को गौर से देख लिया करें। नंबर 8। दोस्तों, लेदर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहां पर लाखों बेजुबान जानवरों की चमड़ियां आती हैं, मगर मेक्सिको में रहने वाले अद्रेन लोपेज और मार्टे कजारेज ने मिलके एक ऐसा इनिशिएटिव चलाया है जिससे फैशन के नाम पर मरने वाले जानवरों की जान बच सकती है। दरअसल उन्होंने कैक्टस से बनने वाला एक खास लेदर को मार्केट प्रोडक्शन स्केल पर बनाना शुरू किया है। कैक्टस का पौधा कुदरती तौर पर रफ टफ होता है और इसकी यही खासियतें इसके पत्तों से बनने वाले इस फैब्रिक में भी पाई जाती हैं। इसको डेजर्टो का नाम दिया गया है और ये जब पूरी तरह से प्रोसेस कर लिया जाता है तो दिखता भी लेदर जैसा ही है और फील भी वैसे ही देता है। और सबसे जरूरी बात, ये पार्शली बायोडिग्रेडेबल भी है। तो जब उसी कीमत में आपको मिलेगी लेदर जैसी लुक, फील और ड्यूरेबिलिटी, तो कौन चाहेगा कि उसके फैशन के लिए किसी जानदार की जान जाए। तो अब दोस्तों आखिर में पेश कर आज का सबसे सुपर फैक्ट।
दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, हाल ही में डिस्कवर होने वाले एक कीड़े का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रख दिया गया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये अमेरिकी गवर्नमेंट का काम है, दरअसल दोस्तों इस कीड़े का पीला सफेद सर डोनाल्ड ट्रंप के सुनहरे बालों से मिलता जुलता है। इसलिए इनकी खोज करने वाले ईरानियन कैनेडियन साइंटिस्ट वजारिक नजारी ने इसका बायोलॉजिकल नाम ढूंढ लिया है। इसका बायोलॉजिकल नाम न्यू पाल्पा डोनाल्ड ट्रंप ही रख दिया है। अमेरिका और ईरान का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। खैर दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।